हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। सो जैसे कि हम सीरीज़ में सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, उसी में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस्टिवल्स का सीज़न है, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। ओके, सो भी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। ठीक है, कहते हैं कि भगवान कुबेर जो है वो क्या करते हैं, सभी पर धन की वर्षा करते हैं। लक्ष्मी जी भी धन की वर्षा करते हैं, तो आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर, चैप्टर नंबर 2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 का नाम पता है? एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, आपको थोड़ा पटाखों का आवाज़ आ सकता है, थोड़ा रश हो सकता है, बट यस ओके। सो अभी हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अपॉइंटमेंट का चैप्टर नंबर जो 2 है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम लॉ का डिस्कस करने वाले, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। तो सबसे पहले आप आ जाइए एक डेफिनेशन पर, जिस डेफिनेशन में लिखा गया है कि एमडी कौन होता है। सर, ये डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम में आई हुई है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई साहब एमडी कौन होता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सुनिएगा, कौन होता है एमडी। आपको क्या लगता है एमडी कौन होता होगा? तो सर, अकॉर्डिंग टू मैनेजिंग डायरेक्टर ये कहता है कि जो आर्टिकल बताता है, जो कौन बताता है, आर्टिकल बताता है, आर्टिकल ने जिसको पावर दिया होता है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी और एग्रीमेंट विद द कंपनी, एग्रीमेंट हुआ है। और साथ के साथ क्या हुआ है कि हमने क्या किया है, रिजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में, और बोर्ड ने क्या किया है, बाय द बोर्ड इंटरेस्टेड अ सब्सटेंशियल पावर, और बोर्ड ने उसे सब्सटेंशियल पावर दी है अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए, इंक्लूड डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज अ नेम कॉल्ड एज। ठीक है, ये हमें समझ में आया। यानी कि सर वो बंदा जो है, या तो वो आर्टिकल के थ्रू, सुनो, या तो वो आर्टिकल्स के थ्रू, या फिर वो एक एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर वो रिजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, पासिंग अ रिजोल्यूशन के थ्रू वो क्या बना है, वो इस तरीके से वो क्या बना है, वो किसी कंपनी में पोजीशन होल्ड करके रखा है। देखो, रिजोल्यूशन पास होगा एजीएम में, और ध्यान रखना बोर्ड ने क्या करी हो, सब्सटेंशियल पावर इंटरेस्टेड करी हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सब्सटेंशियल पावर का मतलब ये नहीं होता, यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि सब्सटेंशियल पावर का मतलब बता, तो ये नहीं होता है कि मान लीजिए आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हो, अफिक्स, यू हैव अ पावर टू अफिक्स कॉमन सील। सर, अफिक्स कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी कॉमन सील लगाने की पावर, थप्पा लगाने की पावर, या लगा दी चलिए मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास चेक को इंडोर्स करने की पावर है, राइट करने की पावर है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर आपको पावर है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। ठीक है, या आप कह सकते हो साइन, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर पर साइन करने की, या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर एनी शेयर्स। तो ये सब कुछ पावर अगर आपके पास है तो इट इज़ अ नॉट अ सब्सटेंशियल पावर। तो अगर आप कोई कॉमन सील लगा रहे हो, चेक लिख रहे हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर है, ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी तरीके से सब्सटेंशियल में काउंट नहीं होती है। इट वॉज अ डेफिनेशन जो मुझे आपको कवर करवानी थी, मैंने आपको कवर करवाई। अब आ जाओ सर सेक्शन 196, सुनिएगा क्या कहता है सर ये 196। बहुत प्यारा सेक्शन है। ऑफ कोर्स ये कहता है कि एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, क्या बोला, एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। मेरी बात सुनो सर, एक कंपनी में या तो एमडी ही रखो या फिर मैनेजर ही रखो, क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक है, इसलिए दोनों में से एक ही रह सकता है, एक ही बंदा बैठ सकता है। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो जनरली बोला गया कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, जो एमडी का अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, एमडी का? तो सुनो सर, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ इन्होंने लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी जो होता है वो कंपनी करती है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया कि भाई साहब कंपनी अपॉइंटमेंट करती है, ये तो बात सही है, लेकिन नो कंपनी परमिट, कोई कंपनी परमिट नहीं करेगी किसको, जो ऑलरेडी एज अ मैनेजर, यानी कि एक कंपनी में एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब देखो, जो भी पर्सन अपॉइंट होता है उनका टेन्योर क्या होता है, कंपनी अपॉइंट कर देती है, टेन्योर इनका 5 ईयर्स तक का होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर, आप 5 साल तक उस पोजीशन पे बैठ सकते हो। अगर आपको फिर से अपॉइंट होना है तो एक बार 4 साल, 4 ईयर्स बीत जाने के बाद आप जो है वापस से अपॉइंट हो सकते हो, यानी कि 1 साल पहले अगर आप अपॉइंट होना चाहते हो तो अपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ आपका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो आप 1 साल पहले जो है वो अपॉइंट हो सकते हो। ये होता है इनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको कहूँ कि किसी बंदे को अपने लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट कर दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो क्या बोला, एलिजिबिलिटी बोला कि कौन होना चाहिए, अगर कोई बंदा बैठ भी रहा है उस कुर्सी पर तो कौन होना चाहिए। बोला भाई साहब कम से कम वो 21 ईयर की एज या उससे ज़्यादा हो, 21 साल का या उससे ज़्यादा का बंदा हो, और सर कम से कम यानी कि इतना ही हो या इसके बराबर ही हो,
70 साल। सर मतलब उसकी एज 70 से ज़्यादा ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसकी एज 70 से ऊपर है, तो क्या हम ना रखें? बोले रखो। या तो आप अपनी कंपनी में एसआर पास करवा के रख लो, या फिर अगर एक काम करो एसआर पास नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो, जनरल रिजोल्यूशन पास करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। क्या ये तो काम हो सकता है? ऑफ कोर्स ये हो सकता है। तो ये भी हो गया, ये देखो एसआर भी हो गया तुम्हारा, परमिशन भी हो गया। इसके अलावा इन्होंने पता कुछ और भी बातें बोली, उन्होंने कुछ और भी बातें बोली एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, कि भाई साहब वो बंदा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोला? वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, कोर्ट से भी नहीं होना चाहिए, इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग। देखो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग अगर इनएलिजिबल होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेती है। सर ये इनएलिजिबिलिटी हमें क्या बताता है? ये कहता है कि भाई साहब आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई हो, ना ही आपको फाइन लगाओ। ये कहता है कि हम जो आपको एक्ट बता रहे हैं, इन्होंने जनरली 19 एक्ट बता रखे, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपने जितने भी अपने IPCC में पढ़े या जितने भी फाइनल में पढ़े ना, उन्हीं को कंबाइन करके रखना, ठीक है। उनमें अगर आपको किसी को भी जेल हुई है, क्या हुई है? जेल हुई है, या फिर आपको क्या लगा है 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का पेनल्टी लगा है, तो फिर ऐसे मामले में क्या होगा पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। उसी तरीके से अगर आपको कॉपी फोसा एक्ट में, देखो कॉपी फोसा एक्ट है, उस कॉपी फोसा एक्ट में सिर्फ डिटेन भी किया गया है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगने वाली है। और शिट ना कितने पटाखे, अभी बहुत आवाज़ आने वाली है, लेकिन आप लोगों का एकदम मजबूत रहना है कि आपको अपना जो गोल है, जो आपका अपना टारगेट है ना, वो टारगेट अचीव करना है। बिकॉज अगर आप अगर इन लेक्चर्स को देख रहे हो तो मेरे को पता है कि आप कैसा फील करते होंगे जब सब लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो और आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है एग्जाम के लिए। बट अपने आप को एकदम फोकस्ड रखिएगा, और जब आप अपने आप को फोकस रखोगे ना तो ऊपर वाला सब देख रहा है, आपको वो सब कुछ अचीव होगा जो आप मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कॉफी बोसा में अगर आप डिटेन भी हुए हो तो फिर बाद में ध्यान रखना कम से कम 21 साल की एज तो कंप्लीट करनी है। अगर 21 साल की एज कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। 75 वाले का अगर आपको एसआर नहीं पास हो रहा है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है आपको जनरल पास करके। रेजिडेंट इन इंडिया पर्सन होना ही चाहिए कम से कम 1 पर्सन तो, ठीक है। ठीक सब। अब देखो जनरली अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट ऐसे होता है, समझना। 2 प्रोसीजर्स ऐसा है क्योंकि एक जगह जहाँ शेड्यूल 5 फॉलो नहीं होगा वहाँ पक्की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने डाल रखा है। बाकी नॉर्मल जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले बोर्ड अप्रूव करता है। देखो सुनो, देखो बोर्ड अप्रूव करता है क्योंकि देखो बोर्ड ये बन गया, बोर्ड को किसने अपॉइंट किया? AGM में अपॉइंट किया। अब इस बोर्ड में से ही एक हेड बनेगा। अब ये हेड बनेगा तो पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, बोर्ड अप्रूव करेगा कि हाँ भाई साहब हम 5 में से उसे बना दो, ठीक है। फिर क्या होता है कि पहले बोर्ड के अप्रूव हो जाने के बाद यहाँ आ जाओ सर, फिर क्या होता है पता है? रुको 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 फिर पता है क्या होता है? शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करता है नेक्स्ट AGM में, ठीक है। देखो शेयर होल्डर बाय अ रिजोल्यूशन एट अ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। बोर्ड के अप्रूवल के बाद नेक्स्ट जनरल मीटिंग में पता है क्या होता है? रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर होता है, ठीक है, बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है जी सर। ये आपको क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्या होता है? इंक्लूजन ऑफ सर्टेन डिस्क्लोजर इन नोटिस। इंक्लूजन ऑफ सर्टेन डिस्क्लोजर इन नोटिस, ठीक है। कुछ सर्टेन जो इंक्लूजन्स होते हैं ऑफ सर्टेन डिस्क्लोजर इन नोटिस, क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशंस, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं उस नोटिस के अंदर कि भाई कितने टाइम के लिए तुम अपॉइंट हो रहे हो, क्या चीज़ें हैं, इंटरेस्ट हुए। फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, सर अपॉइंटमेंट के ध्यान रखना, अलॉन्ग विद द शेल फी आप क्या करोगे 60 डेज में ऑफ सच अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार को क्या करोगे? रिटर्न फाइल करोगे। तो ये ध्यान रखना जैसे ही MD का अपॉइंटमेंट होता है उसके 60 डेज में फ्रॉम अपॉइंटमेंट क्या करना पड़ता है पता है? उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिटर्न फाइल हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी होती तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती, ये MR2 फाइल करना पड़ता है आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन लेते हो अपॉइंटमेंट ऑफ MD और मैनेजर के अपॉइंट होने के विद इन कब परमिशन लेनी है? बोलो बोलो बोलो, विद इन 90 डेज में क्या भरोगे? MR2 भर के कब से? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, ठीक है जी सर। क्लियर इट? हाँ जी क्लियर इट। अब आ जाओ वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स हो गया, ठीक है। देखो सर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या गवर्नमेंट हो गई हमारी, सेंट्रल स्टेट जो भी हो, और प्राइवेट कंपनी को इससे एग्जेम्पशन है, उनके ऊपर में MD जितना भी टाइम बनाना हो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, हमें क्या दिक्कत, ठीक है।
अब ये तो मैंने आपको बताया एमडी और मैनेजर के बारे में। सर केएमपी का मतलब क्या होता है? देखो वहाँ पर स्पेसिफिक रूल लगता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना वरना आप फंस जाएंगे। सर एक मैंने आपको एमडी बताया, एक मैंने आपको होल टाइम डायरेक्टर, अरे होल टाइम डायरेक्टर ऐसे लिखते क्या, होल टाइम डायरेक्टर बताया, एक मैंने आपको मैनेजर बताया, ठीक है। अब ये तीनों जो होते हैं ना स्पेसिफिकली सेक्शन 196 में दे रखे, लेकिन केएमपी इंक्लूड्स बोथ, ये तीनों इंक्लूड होते हैं इस केएमपी के अंदर। लेकिन सर केएमपी की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड है। क्या एक्सटेंड है? यहाँ पर पता है क्या क्या आता है केएमपी के अंदर? एमडी और सीईओ। सुनो, ये एमडी जो ऊपर लिखा वो आ गया, सीईओ मैनेजर जो भी है, सीएस आता है, सीएफओ आता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, कुल मिला के ये तीन नाम तो आते ही आते हैं। एमडी आता है, मैनेजर आता है, डब्ल्यूटीओ आता है, लेकिन साथ में सीएफओ आ जाता है, सीईओ आ जाता है और सीएस आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा नाम आ गए, सीएफओ, सीएस, सीईओ, ये नाम एक्स्ट्रा आ गए। तो इन एक्स्ट्रा के लिए पता है क्या करना पड़ता है? 203 में जाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें एमडी लिखा हुआ है, डब्ल्यूटीटी लिखा हुआ है, मैनेजर लिखा हुआ है, तो यहाँ मत देखना, तुम देखोगे 196 में। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ ये नहीं मिलता है तो 203 में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। रूल 8 क्या कहता है? सुनना, रूल 8 कहता है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? होल टाइम की मैनेजर पर्सन रखना पड़ेगा। मतलब कब रखना पड़ेगा? होल टाइम डायरेक्टर कब रखना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। सर हर एक लिस्टेड कंपनी को रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़, समझे? हाँ जी सर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 10 करोड़ है ना, उसे भी, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि अगर उसे होल टाइम सेक्रेटरी भी रखना पड़ेगा उस कंपनी को, अगर कोई कंपनी है चाहे फिर प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। सुनो, मैंने क्या बोला? होल टाइम केएमपी की मैनेजरल पर्सन्स को, यानी कि जितने भी नाम मैंने आपको ऊपर बताया ना, इन्हें आपको होल टाइम रखना ही पड़ेगा, होल टाइम रखना ही पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ऊपर भी चला जाता है। लेकिन एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को भी ले लिया। मेरी बात सुनना, मैं 2 गोले बनाती हूँ, आप समझ में पाओगे कि क्या बोलने की कोशिश की। मैंने बोलने की कोशिश करी एक तो लिस्टेड कंपनी, अरे एक तो मैंने लिस्टेड कंपनी बोलने की कोशिश करी, एक मैंने बोलने की कोशिश करी पब्लिक कंपनी, ठीक है। यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल जो मैंने लिया है ना, पेड अप शेयर कैपिटल वो कितना लिया है मैंने? 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर। यहाँ पर तो मैंने ये बता ही दिया। उसके बाद ध्यान रखना प्लीज़, यहाँ फोकस करना, दैट इज़ अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पर आता है प्राइवेट कंपनी। क्या बोला? प्राइवेट कंपनी। तो सर यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर भी मैंने बोला है मोर देन इक्वल्स टू 10 करोड़। ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए। बाकी तो लिस्टेड और पब्लिक कंपनी अगर ये है तो उनको क्या रखना है? केएमपी रखना है। उनको क्या रखना है? उनको रखना है केएमपी। और अगर ये है ना तो उनको रखना है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, ठीक है, डन। इसके बाद देखना यहाँ पर प्रोहिबिशन लगा रखा है कि भाई साहब कोई इंडिविजुअल अपॉइंटेड होता है ना एज ए चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एट द सेम पोजीशन प्रोहिबिटेड है। यानी कि भाई साहब ये नाम अलग अलग है, बाकी इनके काम एक ही, इसलिए इन्होंने भी प्रोहिबिट कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई साहब एक कंपनी में चेयरपर्सन, सुनना, चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी एज वेल एज सीईओ, सब एक ही नाम है, ठीक है। सीईओ या फिर हाँ, तो चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी या फिर सीईओ, तीनों एक जैसे एक साथ नहीं हो सकते। चाहे आप सीईओ बोलो, चाहे चेयरपर्सन बोलो, चाहे एमडी बोलो, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते, समझ रहे हो? प्रोहिबिट कर रही है। लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया कि हो सकता है। कब हो सकता है? अनलेस अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड करे और कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेसेस, विच मीन्स एन इंडिविजुअल शेल नॉट अपॉइंट, नहीं कर सकता या रीअपॉइंट नहीं कर सकता एक साथ इन सबको, एक साथ, ठीक है ना, एट द टाइम। अनलेस, अनलेस मतलब अनलेस, ठीक है, नहीं कर सकता। लेकिन कब कर सकता है? देखो नहीं कर सकता कहाँ से पता चल रहा है? नोट, यहाँ लिखा हुआ है नोट, ठीक है, लेकिन कर सकता है। कर सकता है, कब कर सकता है ना, क्वेश्चन आता है आप कब कर सकता है। तो भाई साहब बहुत सिंपल है, जब आर्टिकल परमिट करे और कंपनी जो है
कैरी करती है ना मल्टीपल बिजनेस में, अगर नहीं करती है तो मत कर, लेकिन मल्टीपल बिजनेस में तो इन्होंने एक्सेप्शन दे दिया, एक्सेप्शन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस की, रेस्ट्रिक्शन का एक्सेप्शन ये कहता है कि नॉट अप्लाई ऑफ द सच क्लास ऑफ कंपनी इंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेसेस, यानी कि सर जो भाई साहब जो बिजनेसेस मल्टीपल बिजनेसेस है ना उनके लिए आप लोग अलग अलग रखो, और सही बात भी है ताकि हर एक बिजनेस पर एक जन ध्यान दे सकता है, ठीक है। मल्टीपल बिजनेसेस पे है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस बारे में कहती है। इन द अदर वर्ड, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एमडी और अ सीईओ एट द सेम टाइम, ठीक है। कैन नॉट बी अपॉइंटेड, प्रोहिबिटेड, नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कब अप्लाई नहीं होता है? वेयर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अलाउड, कंपनी जो है मल्टीपल बिजनेस में एंगेज्ड है तब ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत है मल्टीपल अपॉइंटमेंट के लिए। देखो अगर मेरी बात सुनो, आप उनका अपॉइंटमेंट करोगे ना होल टाइम केएमपी के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा, हाँ अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका? तो सर यहाँ पर क्या एजीएम की परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नहीं सर, सीधा आप सिर्फ बीआर पास करके अपॉइंट कर सकते हो। हाँ जी सर, बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है कि आपको नेक्स्ट एजीएम में परमिशन लेनी पड़ेगी। जबकि एमडी का अपॉइंटमेंट करते हो तो पक्की बात है एजीएम में परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो सीधे बोर्ड रिजोल्यूशन से ही अपॉइंटमेंट हो जाता है। 12 मल्टीपल बिजनेसेस, ध्यान रखना अगर होल टाइम केएमपी जो है शेल बी होल्ड, होल टाइम केएमपी जो है वो होल्ड कर सकता है मोर देन, मतलब मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, यानी कि कुल मिला के एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी at any time except in its subsidiary company, the KMP shall not be disentitled from the, तो whole time KMP shall not hold office is more than one company at the same time, मीन्स पता है एक टाइम पे तुम KMP बन रहे हो ना, हो भी होल टाइम तो सिर्फ एक कंपनी में बनोगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम इसकी सब्सिडरी में बन जाओ तो तुम्हें अलाउड है, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कुछ और भी बातें बोली है शायद इन्होंने, रुको हाँ देखने दो क्या बोला। हाँ सर, फर्दर केएमपी, फर्दर की मैनेजर पर्सन होल्ड ऑफिस मोर देन वन कंपनी एट अ सेम टाइम, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप होल टाइम डायरेक्टर दो जगह एक साथ रह सकते हो तो आपको विद इन अ 6 मंथ में फ्रॉम द सच कमेंसमेंट चूज़ करना होगा वन ऑफिस, ठीक है। तो यू हैव अ टाइम, भाई ऐसा नहीं है कि भाई इमीडिएटली तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, यू हैव अ टाइम, कितना टाइम है? 6 मंथ का टाइम है, सोच लो तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ छोड़ना है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, ठीक है, इन मोर देन वन कंपनी। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई एमडी है या फिर कोई मैनेजर है ना, क्या वो मोर देन वन कंपनी में अपनी पोजीशन ले सकता है? सर ले सकता है, ले सकता है। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रही हूँ होल टाइम डायरेक्टर तो नहीं ही ले सकता है, और अगर ले ली तो उसे सोचना पड़ेगा। होल टाइम की मैनेजर पर्सन तो ले ही नहीं सकता है, और ले ली तो उसे सोचना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर कौन सी एक पोजीशन वो होल्ड करे। लेकिन हाँ, सब्सिडरी है तो सब्सिडरी में बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर जो एमडी और मैनेजर होता है ना, इज़ नॉट मोर देन वन कंपनी, हो ही नहीं सकते, चाहे भी सब्सिडरी में भी हो, नहीं हो सकते। लेकिन कब हो सकते? अदर देन कंपनीज परमिटेड बाय, अगर कंपनी को अगर परमिट कर दे, कौन परमिट कर देगा देखना सर, एमडी जो है वन कंपनी, एंड इफ मोर देन अदर मोर देन नो मोर देन वन कंपनी मेड अप्रूवल। एक कंपनी की बात सुनो, एक कंपनी है, एक कंपनी के साथ एक कंपनी और होल्ड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पता है तुम्हें हमारे बोर्ड रिजोल्यूशन लेने होंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन लेना होगा, प्लस आपको क्या करना होगा, कंसेंट लेनी होगी ऑल द डायरेक्टर्स की, जो भी मीटिंग में आए हैं जितने भी है सबके सब कंसेंट देंगे, ठीक है। स्पेसिफाई नोटिस जो होगा मूव्ड होगा थ्रेड ऑल द डायरेक्टर्स, और नोटिस जो होगा वो ऑल द डायरेक्टर्स के पास जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था। एक्चुअली क्या है ना, एक बॉय जो है वो क्या है ना, बॉयज़ क्लासरूम का जो है वो मॉनिटर है। अब क्या हुआ ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो गर्ल्स क्लास का भी मॉनिटर बन सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, उसने अपने बोर्ड, अपनी पूरी क्लास से पूछा कि यार देखो मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है गर्ल्स क्लास में, तो मैं जो है वो क्या वहाँ का मॉनिटर बन सकता हूँ क्या? तो पहली बार तो सब चिल्ला जाएंगे, नहीं 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 बनेगा तू। क्यों ऐसा बोलेंगे पता है? क्योंकि वो बोलेंगे नहीं तू क्यों जाएगा वहाँ पर, इस तरीके से रोक लेंगे। फिर क्या होगा, तो कैसे वो हाँ करेंगे? तो बोला कि अगर सारे के सारे लोग हाँ करेंगे तो वो क्या बोलेगा हाँ करवाने के लिए, ध्यान से, इट्स अ फनी लेकिन हाँ, कि देखो अगर तुमने मुझे वहाँ गर्ल्स क्लास में जाने दिया एज अ मॉनिटर की पोजीशन, तो मैं जो है वो अपनी सेटिंग के साथ साथ तुम सबकी भी सेटिंग करवा दूंगा। अब सारे लोग खुश हो गए क्योंकि सारे लोगों का फायदा है, तो सब लोगों ने हाँ बोल दिया। तो जितने भी लोग क्लासरूम में, अब जो उस दिन छुट्टी पे थे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा, पर जितने भी लोग क्लास में थे उन सब ने हाँ बोल दिया, खत्म बात। ऐसा नहीं कि एक भी जन बाहर रहा, नहीं सर, ऐसा नहीं एक पढ़ाकू बंदा बोले नहीं मेरे को नहीं
चाहिए, लाइक नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। जितने भी क्लास में बैठे हैं ना, सब ने बोलने का है हाँ 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 हाँ, तो फिर जो है वो वहाँ का मॉनिटर बन जाएगा, लाइक दैट। बस एक ही, ऐसा नहीं है कि 4-5 छोटी छोटी क्लासों की गर्ल्स क्लास में आप मॉनिटर बनने निकल रहे हो, नहीं सर, ठीक है। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी जो होती है सर यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जनरली 6 मंथ का टाइम होता है फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी, ठीक है, ठीक सर ना। अब मेरी बात सुनो सर, अगर आपने नॉन कंप्लाइंस करी तो आपको 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यहाँ अगर कम KMPO डायरेक्टर है तो 50,000 रुपये और 1,000 रुपये हर दिन का, और मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपये हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनी पर ये प्रोविज़न नहीं लगता अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। 137 और 92 में। अब आता है फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। पता है कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करती है, ये देखो। रिपोर्ट टू बोर्ड दैट्स अ कंप्लाइंस ऑफ द कंपनी, पूरी हुई नहीं हुई तो बोर्ड अबाउट कंप्लाइंस पूरी हुई या नहीं हुई। कंप्लाइंस करती है एसएस के साथ, ठीक है। गाइडेंस डायरेक्शंस को, देयर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अटेंडिंग करती है। मिनट्स, ठीक है। अप्रूवल ऑब्टेन करती है, अप्रूवल्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करती है, असिस्ट नोट द कंटेंट अफेयर्स, एडवाइस करती है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, तो ये सारे जो है वो काम करती है। कौन करती है? कंपनी सेक्रेटरी करती है, ठीक है। अब आ जाओ सर, कंपनी टू फिक्स लिमिट विथ रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन। देखो सर, पता है इन लोगों ने रेम्यूनरेशन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने बोला रेम्यूनरेशन को लिमिट में डाल दो। सब पर लिमिट लगाते, रेम्यूनरेशन पर भी लिमिट लगाओ। क्या लगाई इन्होंने रेम्यूनरेशन पर लिमिट? सुनना, ये बोला कि किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसकी ड्राइंग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशंस, इस तरीके से हम उसे क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। अब यहाँ पर 197 आया, बोले कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी होगी उसको रेम्यूनरेशन, चाहे उसके KMP हो चाहे अदर डायरेक्टर्स हो, उसको शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। और इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो है ना, वो कितना हो सकता है? 11% हो सकता है, मतलब नॉट मोर देन 11%, ठीक है, ओवरऑल रेम्यूनरेशन, ठीक है सर। तो ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे कहेंगे कि सर मैं ये 11% से ज़्यादा चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब कौन सा रिजोल्यूशन, ये नहीं बोला, ठीक है, ठीक है सर। अब इंडिविजुअल देखना, इंडिविजुअल ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोलना है मैं बताती हूँ, आप उसको समझना। मैंने बोला कि सिर्फ हमारी कंपनी में ये 1 MD है, मैनेजर बोलो MD बोलो, सिर्फ ये एक ही है, ये एक ही है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे अपन उसको, ठीक है। और अगर ये लिमिट एग्जिट 5% में भी एग्जिट विद इन अप्रूवल ऑफ द, ध्यान रखना अगर ये लिमिट एग्जिट करनी है ना तो SR पास होगा, तो SR पास होगा। अगर ये लिमिट एग्जिट करनी है तो SR पास करना पड़ेगा। क्लियर इट? यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब नहीं, एक नहीं, अब 2 है, अब 2 है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा MD और मैनेजर है आपके पास ना, तो फिर आप ओवरऑल 10% दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी SR पास करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई साहब कि आपके पास जो है डायरेक्टर्स नाइदर MD और मैनेजर, ये नाइदर MD और मैनेजर नहीं है, मतलब कि ये MD और मैनेजर जो है वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नाइदर, तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब 1% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे, और टोटल अगर एक से ज़्यादा है ना, मोर देन 1 है, तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट देंगे, और अगर इंडिविजुअली लिमिट बढ़ानी है तो SR पास करना होगा, ठीक है, ठीक है सर। मेरी बात सुनना, सीटिंग फ़ी के लिए इन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब सीटिंग फ़ी एक्सक्लूड तो होती है, लेकिन सीटिंग फ़ी किसी की भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन्होंने लिमिट लगा रखी है, सीटिंग फ़ी 1 लाख रुपए हो सकती है, जो एक्सक्लूड होती है रेम्यूनरेशन में, ठीक है, एक्सक्लूड होती है, ठीक है सर। और सीटिंग फ़ी को लेकर कुछ प्रोविजंस और हैं। वो कहता है कि भाई साहब अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमन डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स हैं आपके, तो इनकी फ़ीस कम नहीं हो सकती, इनकी फ़ीस जो है वो कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। बराबर रखो या फिर ज़्यादा रखो, लेकिन कम नहीं रखोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, रेम्यूनरेशन कई का दे, तो भी आप रेम्यूनरेशन तो दोगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट लगा दी इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो 4 डॉट है उसके अकॉर्डिंग चलोगे। क्या बोलता है सर? बहुत सिंपल सा फंडा है, सुनो, बहुत सिंपल सा फंडा क्या है, ये बोलता है नेगेटिव टू 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ टू 100 करोड़, ठीक है।
नाउ 100 करोड़ टू 250 करोड़ और मोर देन 250 करोड़। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि हाँ सर 5, 5 के बाद सीधा 100, 100 के बाद सीधा 250। कैसे याद रखोगे सर? 60, 84, 12 और 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो 250 से जितनी पे अबाउ जाएगी, और इसको हमेशा ध्यान रखना डिवाइड बाय 5 कर दोगे ना, तो यहाँ पर अदर लिमिट आ जाएगी। अदर डायरेक्टर को कितना पे करोगे? अदर इन कैसे हो, देखो ये तो मैनेजर रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो किसको? होल टाइम डायरेक्टर्स। ठीक है, ये अदर डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। आपको एक बार एग्जाम से पहले इसको देखकर जाना ही होगा, तो ही आपके माइंड में ये चीज़ सेट रहेगी। अब देखो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने पता इफेक्टिव कैपिटल को कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ पर समझना। अगर मैं आपको इफेक्टिव कैपिटल के बारे में बताऊँ तो प्लीज़ लिसन मी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। सुनो, हाँ बताऊँ, यहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ। अरे अरे रुको रुको, यहाँ क्या बता रहे हैं सर? इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, जी हाँ, इफेक्टिव कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला है। कहते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल ले लो, उसमें से अगर कोई शेयर एप्लीकेशन है वो माइनस कर दो, या फिर कोई एडवांस है वो माइनस कर दो। ठीक है, ये माइनस किया शेयर। अब उसमें याद रखना, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करोगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे। हाँ सर, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा रीवैल्यूएशन माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? रीवैल्यूएशन जो है ना, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो तुम माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद पता है जो लॉन्ग टर्म लोन्स और डिपॉजिट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं आफ्टर 1 ईयर, वो ऐड करोगे लॉन्ग टर्म्स। लेकिन ध्यान रखना उस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में अगर आपका ऑलरेडी जो है वर्किंग कैपिटल ऐड है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल नहीं आता है। अगर कोई इंटरेस्ट है वो नहीं आता है, बैंक गारंटी ऐड है वो नहीं आता है, कोई शॉर्ट टर्म लोन अगर ऐड है उसके अंदर वो नहीं आता है, तो ये चीज़ें माइनस कर देना। और ये नहीं है सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा तुम क्या माइनस करोगे? तो उसके अलावा कुछ और चीज़ें माइनस करनी है, मैं यहाँ बताती हूँ। उसके अलावा क्या माइनस करोगे? असेट साइड में से तुम तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करोगे, तुम्हारे जो भी एक्यूमुलेट लॉसेस है ना वो माइनस करोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो भी माइनस करोगे। ठीक है, यू अंडरस्टूड आई थिंक? हाँ जी सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी ने 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है तो फिर हम उसे एम्प्लॉय स्कीम में नहीं मानते। ठीक है, डन डन डना डन डन। नाउ एक्चुअली ordinary resolution or special resolution in case may be passed the payment of remunerations A or specified as a pass in a payment of remuneration B the general meeting of the company for a period not exceeding 3 years। ठीक है ना, मतलब ये 3 साल पुराना ना हो, ये रिजोल्यूशन जो पास हुआ है ना एग्जिट करने का, वो 3 साल पुराना नहीं हो। इसका मतलब समझ रहे हो? हर 3 साल में आपको SR या OR जो भी आपने पास किया वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा 3 साल से पुराना हम नहीं मानते। ठीक है, ठीक सर, डन डन डना डन। आगे आ जाओ। उसके बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं? जी सर, ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक है, आप भूलेंगे अगर आपने इसे नहीं देखा होगा तो। क्या कहता है सर? मोड ऑफ पेमेंट। देखो हम क्या करते हैं ना, मोड ऑफ पेमेंट में बताती हूँ, मैं भी यही करती थी। मोड ऑफ पेमेंट, किसी के माइंड में नहीं आता है कि भाई मोड ऑफ पेमेंट का मतलब, भले आप कितनी भी बार पढ़ लो, आप मिस्टेक करोगे, आप लिख कर आओगे भाई मोड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कैश, बैंक। मैं गलत लिखवा रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ ये बैंक, ये सब कुछ वाहियात है, तुम गलत लिख रहे हो। ठीक है ना, ये एकदम एकदम ऐसे काटो, ऐसा नहीं आता है। मोड ऑफ पेमेंट पता है क्या कहता है? देखो सुनो, या तो मंथली या फिर परसेंटेज या फिर पार्टली इन अदर वे। तो सर मंथली, परसेंटेज या फिर अदर वे। ठीक है, ये ऐसे होता है, समझे तुम? जी सर। अब मेरी बात सुनो, रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन इफ पेड टू द डायरेक्टर्स। क्या होता है? मान लीजिए अगर आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया तो क्या तुम इसका रिफंड ले सकते हो? सर ले सकते हैं, पर कब तक? बोले 2 ईयर्स।
समझे हो क्या बोला मैंने? अगर आपने किसी को एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया है ना तो 2 ईयर्स आपके पास टाइम है। ओहो, 2 ईयर्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। एक्सेस रेम्यूनरेशन अगर दे दिया तो आपके पास 2 ईयर्स का टाइम है। फॉर लेसर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कंपनी, और इससे कम हो सकता है, यानी कि 2 साल में हम रिफंड मंगवा सकते हैं, 2 साल से कम हो सकता है, 2 साल से ज़्यादा नहीं। और रिफंडेबल शेल बी रिफंडेड, ही शेल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, ठीक है, अनटिल सच। अब मेरी बात सुनो, क्या हम इसे वेव ऑफ कर सकते हैं? हाँ सर, लेकिन वेव ऑफ करना चाहते हो, मान लो आपने उसे एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया, और अगर आप उसे वेव ऑफ करना चाहते हो तो विद इन 2 ईयर्स में डेट ऑफ बिकम अ रिफंडेबल, जब से रिफंडेबल बना उसके 2 ईयर में आप उससे लोगे तो उसके 2 साल में आप कभी भी एसआर पास करवा दीजिए उसको वेव ऑफ करने का। लेकिन अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक में कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो पक्की बात है आपको उनसे भी अप्रूवल लानी होगी, आपको उनसे भी अप्रूवल लेकर आनी होगी, ठीक है सर? ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, वो डिस्क्लोजर के बारे में बात हो रही है। एक बार पढ़ लो कि एवरी स्टेट कंपनी शेल डिस्क्लोज करेगी, परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन कितना दिया वो परसेंटेज बताएगी, अदर डिटेल्स बताएगी जिसमें डिस्क्लोजर से परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन, मीडियम ऑफ रेम्यूनरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने जिनको दिया, एवरेज परसेंटेज कितना है, अफर्मेशंस ऑफ रेम्यूनरेशन, स्टेटमेंट शोइंग 10 एम्प्लॉइज़ दैट इज, और ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है ना, उनको किसके थ्रू पे किया गया, ऑल दी थिंग्स, ठीक है। नाउ देखो, एक इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, तो मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि क्या कहना चाहता है, सुनना। एक होता है कि आपने प्रीमियम पेड किया है, इंश्योरेंस में भी ट्रीटेड एज ए रेम्यूनरेशन, सब खाली ये हमसे कह रहा है कि इंश्योरेंस को कब हम ट्रीट करेंगे एज अ रेम्यूनरेशन। सर मेरी बात सुनो, क्या बोलना मैंने आपसे क्या कहना है, किस तरीके से, मेरी बात सुनो, इंश्योरेंस को कब हम रेम्यूनरेशन में मानेंगे और नहीं मानेंगे। देखो, अगर आपने किसी केएमपी का क्या करवा रखा है, की मैनेजर पर्सन का केएमपी का क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, उसने कोई गलत डिसीजन लिया, ठीक है, रॉन्ग डिसीजन लिया, और उसकी वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से आपको इंश्योरेंस मिला, तो ये ऐड होगा, ठीक है, बाकी तो नहीं ऐड होगा। विच मीन्स अगर नहीं ऐड होना और ऐड होना, यस ऐड होगा, नहीं ऐड होना, यस कब ऐड होगा, लेकिन अगर प्रूफ हो जाए कि पर्सन गिल्टी है। मान लीजिए मैंने इस बंदे के नाम पर इंश्योरेंस लिया, सुनो एक बात सुनो, इस बंदे के नाम पर मैंने इंश्योरेंस लिया और वो गिल्टी प्रूफ हो गया, तो सर भाई साहब ये गिल्टी है, अगर ये गिल्टी प्रूफ हो गया ना, ये गिल्टी, बस ख़त्म काम। अगर ये गिल्टी प्रूफ हो चुका है तो भाई साहब प्रीमियम पेड जो किया है वो ट्रीटमेंट होगा रेम्यूनरेशन में। लेकिन जिस भी बंदे के नाम पे लिया है वो गिल्टी नहीं हुआ है, ब्रीच और ड्यूटी ट्रस्ट ब्रीच दे गिल्टी इन रिलेशन टू द, तो बोला वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेकन बाय अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एमडी मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस फॉर इंडेमनिफाइंग एनी ऑफ द देम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, misference, breach and duty or breach of trust in which they may be guilty in relation to the company, in a premium paid on such insurance not be treated as a part of the remunerations payable by the company। तो सर गिल्टी प्रूफ हो जाए ना, प्रूव्ड हो जाए, ध्यान से सुनो, इट इज़ अ प्रूव्ड, तो फिर भाई साहब ये रेम्यूनरेशन का पार्ट बनता है, आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने और क्या बोल रखा है, पेनल्टी दे रखी है, अगर आपने नॉन कंप्लाइंस करी तो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन, गवर्नमेंट कंपनी, निजी कंपनी पर ये रूल अप्लाई नहीं होते। अब देखो क्या होता है ना, रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस, कब हम रिकवरी करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की, कब हम रिकवरी करते हैं। देखो एक तो क्या होता है, आपने एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया, एक्सेस, तो आप विद इन 2 ईयर्स में उनसे कभी भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ रिकवरी के बारे में बात आ रही, कब, सेक्शन 199 कहता है वेयर कंपनी, अगर अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हो रहे, तो क्या आपने रीस्टेट के लिए 130 पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। कब रीस्टेट होता है सर, जब ट्रिब्यूनल कह देता है कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट या फिर मिस स्टेटमेंट किया, और सर ये इस ट्रिब्यूनल को कौन बोलता है, मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी एनी अदर पर्सन, कोई भी बोल दे तो ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देकर क्या करवा सकता है, उसे रीस्टेट करवा सकता है ना, रीस्टेट करवा सकता है, ठीक है सर। बस यही है कि अगर रीस्टेट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड और नॉन कंप्लाइंस की वजह से, तो क्या होता है यहाँ पर 500 प्रेजेंट में कुछ भी अगर, तो पीरियड डेट इज द स्टेटेड डेट फॉर द पर्टिकुलर,
तो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि एग्जिट रेम्यूनरेशन अगर हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे इमीडिएटली रिकवर करेंगे। और लाइबिलिटी ऑफ डिफॉल्टर ये कहता है कि द रिकवरी ऑफ डज नॉट प्रिजुडिशियस इम्पेयर एनी लाइबिलिटी दैट मे बी इनकर अंडर द provisions of Companies Act 2013 that any law in a time being enforced defaulting persons because of the fraud and non-compliance took place, then financial statement restated at any time the repaid the excess remunerations that not escape the liability in the regarding the। तो सर इमीडिएटली मेरी बात सुनो, इमीडिएटली वो क्या करेगा, आप उससे रिकवर कर लो, ठीक है। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कैपिटल नेचर का जो होता है ना एक्सपेंसेस, वो P&L में नहीं जाना चाहिए, कैपिटल नेचर का P&L में नहीं जाना चाहिए। दैट वाज आपको कि इतना तो आपको क्या है ना, एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साहब कैपिटल नेचर का तो एटलीस्ट मत ही भेजो, ठीक है। हाँ जी सर, मोस्ट ऑफ दी इतना तो याद रख लेना। एक और चीज़ ध्यान रखोगे तुम लोग, ये काफ़ी बार पूछा जाता ट्रांजेक्शन है, जैसे तुमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, WDV उसकी 6 लाख है, और तुमने उसको सेल किया 12 लाख पर, तो सर ये क्या होता है ना, प्रॉफिट ऐसे दिखाते हैं 612, 6 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। तुम जो है ना ये 2 लाख रुपए जो है ना वो कैपिटल नेचर में बुक करोगे तो 4 लाख का प्रॉफिट ही अलाउड होता है, ठीक है। अगला देखो 201 क्या कहता है सर, देखो 201 कहता है कंपनी शेल फाइल एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 90 days फ्रॉम द अप्रूवल, जनरल मीटिंग टू मेंबर इशूड बाय कंपनी बिफोर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, सच नोटिस शेल बी पनिश्ड एंड कॉपी ऑफ नोटिस अटैच विथ एप्लीकेशन, ठीक है। तो सर बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या सिंपल सी बात है, ये कहता है 201 के बारे में, ठीक है। 201 के बारे में क्या बोलता है, कंपनी शेल फाइल करेगा एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद 90 days जनरल नोटिस ऑफ द मेंबर इशूड कंपनी दैट द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन नोटिस शेल बी पब्लिश्ड एंड कॉपी ऑफ नोटिस अटैच, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब किसकी प्रोसीजर से ये 201 की, अटेन द एज ऑफ 70 years बट हुज अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये हमने वहाँ आगे पढ़ भी लिया था, है ना। देखो यहाँ आपने कहाँ पढ़ा था, ये मैं आपको बताऊँ, जब आपने शेड्यूल 5 पढ़ा ना, उसमें आपने पढ़ा 90 days का कंसेप्ट, कि 90 days में उस पर्सन के अपॉइंटमेंट के हम क्या करेंगे, 90 days में, हाँ सर, उसके अपॉइंटमेंट के 90 days में हम क्या करेंगे, जो भी करना है, विच मीन्स अपॉइंटमेंट के 90 days में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, बस वही चीज़ लग रही है यहाँ पर भी, उसी को इन्फॉर्म करने का है, ठीक है। कि भाई साहब इसको अपॉइंट करना है, 90 days में हम MR2 में फिल कर देंगे, जो वहाँ उस टेबल में पड़ा यही वापस से रिपीट कर रखा है इन्होंने। और ध्यान रखना ये कहता है कि हम लोग नोटिस को हम क्या करेंगे, पब्लिकेशन करेंगे ऑफ सच नोटिस को, बाकी कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन इसमें लिखा है कि अगर आप किसी बंदे को जो 70 साल से ऊपर का है ना, तो एक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ का, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप उसे सर्कुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई साहब अगर 70 से ऊपर के बंदे को ले रहे हो, SR और OR तो तुम्हें पता ही है कब क्या पास करना है, साथ के साथ 90 दिन में MR2 में आपको ये फाइल करना है, और आपको ये इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नेकुलर न्यूज़पेपर जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ के वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में उसे शो करना पड़ेगा। क्लियर इट, यस सर। उसके बाद पता है 202 क्या कहता है सर, ये कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है। तो कंपनसेशन मिलता है क्या, हाँ सर मिलता है। जनरली आपको जो रिमेनिंग टर्म होता है 3 साल, विच एवर शॉर्टर पीरियड का आपको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। डोंट वरी, आप ले सकते हो इजीली, ठीक है, कंपनसेशन मिलता है। लेकिन अब कंपनसेशन कब नहीं मिलता है, जब सीज हो जाता है, सीज ऑफ होल्ड ऑफिस, यानी कि आपसे आपका ऑफिस ही छीना जा रहा है, छूट रहा है, सीज हो रहा है, या फिर 12 मंथ आर डेट ऑफ द सीज ऑफिस होने के विदिन 12 मंथ पहले, ठीक है, तो हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। तो या तो ऑफिस सीज हो गया या 12 मंथ बिफोर द 12 मंथ, मतलब 12 महीने पहले, सॉरी आफ्टर द डेट ऑफ सीज के 12 महीने, विद इन 12 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ सीज, जब से सीज हुआ उसके 12 महीने हम कोई कंपनसेशन तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है सर। और कंपनसेशन ध्यान रखना, जो एवरेज होता है ना, जितनी एवरेज सैलरी होती है 3 सालों की, पिछले 3 सालों की, कंपनसेशन क्या बोलता है, जो आपकी एवरेज सैलरी होती है 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स की, उसका एवरेज देते हैं, ठीक है, ठीक है सर। 204 पता है क्या बोलता है, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगनर्स कंपनीज, ठीक है, बिगर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट होती है ऑफकोर्स। तो बिगर कंपनी के लिए बोला हर एक लिस्टेड कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, क्या बोला सर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, और जिसका बोरोविंग जो है ना वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो,
सुनो अब आगे आ जाओ। पेनल्टी तो है ही है कंपनी ऑफिसर ये पर 2 लाख रुपए तक की, है ना। 9 हो गया ये तो और क्या है जी सर, ये पता है ये क्या कहता है, ये सुनो, ये क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आया था, थोड़ा अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ कि क्या क्या बता रहे हो, मेरे को मेरी बात सुनो। परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन अ मैनेजर रेम्युनरेशन, ये चीज़ें जो है वो नहीं पार्ट बनती है, ये नहीं बनती है। अभी क्वेश्चन में था भी था कि कौन कौन सी पार्ट नहीं बनती है, तो मैनेजर रेम्युनरेशन में पार्ट नहीं बनती है। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्यूएशन फंड या फिर एन्यूटी फंड में जो पैसा डाला, ग्रेचुटी में जो पैसा डाला या इनहेंसमेंट ऑफ लीव में पैसा डाला, तो ध्यान रखना जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ग्रेचुटी का पैसा या फिर लीव का पैसा है उस पर आपको नहीं मिलता। इन एडिशन टू परक्यूसिट्स जो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो भी पार्ट नहीं बनता है। हॉलीडे पैसेंजर है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, वो भी जो है वो पार्ट नहीं बनता है। तो थोड़ा सा छोटा छोटा जो था वो आपको याद रखना था, ठीक है। बाकी तो देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेपरेट करवाऊंगी। डन सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। यस, आपको दिवाली के पटाखों की आवाज़ भी आई होगी, आई नो, मुझे भी आई, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो बस आपको भी पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप ये हाथ में देख रहे हो तो फिर ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट मे वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और देख रहे हो तो फिर कोई दिवाली आप इंजॉय करिए दिवाली को। Thank you so much. Or if you like it, please like and subscribe my channel. It's give me a motivation. Thank you so much.